Hello everyone, welcome back to your physics concept class, and today we shall discuss about the Kirchhoff's second law. As we have discussed about the Kirchhoff's first law in our last class, but in today's class we shall discuss about the second Kirchhoff's law for the electrical network. So to understand the topic properly, be with me till the end of the class. Okay, so let's we start our class. तो चलिए, टॉपिक है हमारा किरचॉफ्स लॉ. दिस इज आवर टॉपिक और इसका फर्स्ट लॉ हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. सेकंड लॉ हम डिस्कस आज करेंगे, लेकिन जिन लोगों ने लास्ट क्लास वॉच नहीं की है उनके लिए मैं फर्स्ट लॉ को एक बार फिर से आपको बता देता हूँ शॉर्ट में जो क्या था. अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट किरचॉफ लॉ, तो पहले मैं इंट्रो दे देता हूँ लॉ का, ये लॉ क्यों है और किस लिए हैं. किरचॉफ लॉ आर यूजफुल फॉर द कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल सर्किट. ऐसे इलेक्ट्रिकल सर्किट जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जिनमें बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लगे होते हैं, उनके लिए किरचॉफ ने दो लॉ दिए हैं, जिनमें से एक को हम बोलते हैं जंक्शन रूल और द लॉ ऑफ करंट, जो कि फर्स्ट लॉ है, और दूसरा लॉ आज हम डिस्कस करने वाले हैं. तो पहले मैं जंक्शन रूल के बारे में आपको बता देता हूँ शॉर्ट में. तो स्टेटमेंट था वो पहले मैं बता देता हूँ एक रफ डायग्राम से. जैसे हमने ये 5 कंडक्टर कनेक्ट कर रखे हैं किसी एक पॉइंट ओ पर, और इसको हम बोलते हैं, जहाँ पे ये कनेक्शन हो रहा है, इसको हम बोलते हैं जंक्शन. ओके, इस जंक्शन पर ये किसी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का एक पार्ट मैंने शो किया है, और जिसमें बहुत सारे करंट हैं, I1, I2, I3 और I4 एंड I5. ठीक है, तो फर्स्ट लॉ क्या स्टेट कर रहा है, द फर्स्ट किरचॉफ लॉ स्टेट दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज जीरो, दैट इज सिग्मा आई इक्वल्स टू ज़ीरो. और जिसका मैं रफ और सिंपल मीनिंग आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था, बहुत डिटेल में बताया था, यहाँ मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ. क्या बताया था, द इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू द आउटगोइंग करंट. तो जितने भी इनकमिंग करंट हैं वो आउटगोइंग के इक्वल होंगे. क्यों, आप देख सकते हैं ये जंक्शन ओ है, इस पर 1, 2 एंड 3 I1, I2 एंड I3 जंक्शन की तरफ जा रहे हैं, और I4 एंड I5 जंक्शन से दूर की तरफ जा रहे हैं. तो इस मैथमेटिकल फॉर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू I4 प्लस I5, और अलजेब्रिक सम इज ज़ीरो. यहाँ पे स्टोरी ये है. तो ये क्या हुआ, इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू द आउटगोइंग करंट फ्रॉम अ जंक्शन. ठीक है, एट अ जंक्शन, जंक्शन वो है, इस पे आने वाले करंट किसके बराबर है, जाने वाले करंट के. और इसको जब हम इस टर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल्स टू ज़ीरो. यहाँ से एक चीज़ और क्लियर हो रही है, द करंट मूविंग टूवर्ड द जंक्शन आर टेकन पॉजिटिव. जो जंक्शन की तरफ जा रहे थे उनको हमने कैसा लिया है, पॉजिटिव लिया है. एंड द करंट मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, जो जंक्शन से बाहर की तरफ जा रहे हैं उनको हमने कैसा लिया है, निगेटिव लिया है. इन दिस सिचुएशन द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट इज ज़ीरो. ठीक है, तो जो जंक्शन की तरफ थे वो पॉजिटिव लिया है, जो जंक्शन से दूर जा रहे हैं उनको नेगेटिव लिया है, और इन सबको जब हमने ऐड किया है तो अलजेब्रिक सम ज़ीरो हुआ है, और यहीं से ये रिजल्ट आया है. अगर नेगेटिव वाले टर्म हम उधर ले जाते हैं तो मीन्स आउटगोइंग वाले, तो क्या रिजल्ट होता है, इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू द आउटगोइंग करंट. दिस वाज द फर्स्ट लॉ, ये फर्स्ट लॉ था. लेकिन आज हम इसको डिस्कस करने वाले नहीं हैं, आज हम सेकंड लॉ को डिस्कस करने वाले हैं. तो सेकंड लॉ की हम बात करते हैं, किरचॉफ सेकंड लॉ. तो यहाँ पर ये होगा, इसको हम लिखते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ. शॉर्ट में इसको केवीएल रूल भी बोलते हैं. ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ. और ये कौन सा लॉ है, सेकंड लॉ है ये, जिसकी हम बात आज करने जा रहे हैं. इसका स्टेटमेंट भी हम बताएंगे. फर्स्ट मैंने आपको रफली इंट्रोड्यूस करा दिया है, बाकी लास्ट क्लास आप जिन्होंने नहीं देखी है देख सकते हैं. फर्स्ट लॉ के लिए बहुत डिटेल में मैंने उसमें बताया है, आप इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे. यहाँ सिर्फ ये है. ओके, तो इसको रख कर रहा हूँ.
हाँ, अब सेकेंड लॉ के स्टेटमेंट की बात आती है। सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट क्या है, पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं आप नोट डाउन करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस सेकेंड किरचॉफ लॉ फॉर एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, द product, the algebraic sum of product of resistance and the corresponding electric currents in a closed loop or mesh of an electrical circuit are equals to the algebraic sum of EMF of in that closed loop or mesh of the circuit। ये सबसे सिंपलेस्ट वे है अंडरस्टैंड करने का। जनरली हम कभी कभी अदर फॉर्म में भी इन लॉस को रीड करते हैं, लेकिन मैं आपको वो फॉर्म बता रहा हूँ जो सबसे ईजीएस्ट है अंडरस्टैंड करने के लिए नॉर्म। तो जो पहले स्टेटमेंट है वो देखते हैं तो आपको बेहतर समझ में आएगा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the sum of products of resistances and currents in a closed loop of an electrical circuit is equal to the sum of all the EMFs in that closed loop of circuit। दिस इज द स्टेटमेंट। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, और दिस लॉ स्टेट्स दैट द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ रेजिस्टेंसेस एंड करंट्स इन अ क्लोज लूप ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ ऑल द EMFs इन दैट क्लोज्ड लूप ऑफ सर्किट, दैट इज सिग्मा IR रेजिस्टेंस एंड करंट का प्रोडक्ट, इनका सम इज इक्वल्स टू सिग्मा E, जितने भी EMF लगे हैं उस क्लोज लूप में, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट ऑफ द लॉ है। ठीक है, और ये लॉ एक्चुअली क्या है, जैसे फर्स्ट लॉ था, फर्स्ट लॉ इज द अकॉर्डेंस विद द कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज। वो कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज की एक फॉर्म थी। सिंपली ये भी कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी की ही एक फॉर्म है। ठीक है, तो दिस लॉ इज द एक्सप्रेशन ऑफ द कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। लेकिन हम इसको बेहतर अंडरस्टैंड करने के लिए इस लॉ को कभी कभी इस फॉर्म में भी लिखा जाता है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स इसको ऐसे भी इंडिकेट करते हैं, द सम ऑफ वोल्टेज इन अ क्लोज लूप इज 0 और EMF इन क्लोज सर्किट। तो ये भी फॉर्म है, लेकिन यहाँ आप फाइनल कन्वेक्शन में न्यूमेरिकली उलझ सकते हैं, तो मैं आपको सिंपलेस्ट फॉर्म बता रहा हूँ। ओके, तो इसकी नीड अभी हमें नहीं है। ठीक है, हम इसके अकॉर्डिंग अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, लॉ के अकॉर्डिंग। और इस लॉ को बेहतर अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, उस क्वेश्चन से आप इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। ठीक है, कैसे करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं लॉ को एक्सप्लेन कर देता हूँ एक टर्म में। लाइक मैंने एक सर्किट यहाँ पे शो किया है। ये किसी सर्किट को मैंने यहाँ पे शो कर रखा है। इसमें 2 सेल लगे हैं, EMF E1 E2 के, और R1 R2 R1 R2 एंड R3 3 रेजिस्टेंसेज हैं। तो इस लॉ की टर्मिनोलॉजी अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर नोट में एक पॉइंट नोटिस करते हैं जो न्यूमेरिकली आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, जिसको हम क्या लिखेंगे, व्हेन वी आर मूविंग from negative terminal to the
positive terminal. The EMF is taken positive. ओके एक पॉइंट तो ये हम नोटिस कर लेते हैं. दूसरा, व्हेन वी आर मूविंग टुवर्ड्स डायरेक्शन ऑफ करंट, द प्रोडक्ट IR is taken positive. ये दो पॉइंट हैं जिनको मैंने नोटिस किया है जो आपको न्यूमेरिकली बहुत हेल्प करेंगे. कैसे? When we are moving from negative terminal to the positive terminal of the cell, the EMF is taken positive. और अगर हम इसका रिवर्स कर दें, if we are moving from the positive terminal to the negative terminal of the cell, then EMF is taken negative. Okay, the second term, when we are moving towards the direction of current, डायरेक्शन ऑफ करंट वही मीनिंग हो गया, दैट इज फ्रॉम करंट के डायरेक्शन में जब भी हम मूव करेंगे द प्रोडक्ट IR इज टेकन पॉजिटिव, और करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो प्रोडक्ट को हम कैसा लेंगे, नेगेटिव लेंगे. इसको जब हम अप्लाई करेंगे तो आप बहुत ईजिली समझ जाएंगे ये क्या है. तो ये मैंने एक डायग्राम यहाँ पर शो किया है. इस डायग्राम को पहले क्लियर करते हैं. हम करंट का डायरेक्शन क्या लेंगे ऑटो सेल में, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल. दिस इज करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सेल इज I1, फॉर दिस इज I2. ठीक है, ये डायरेक्शन हमने ले लिया है. अब इस लॉ को यूज़ करने के लिए हमें फर्स्ट लॉ भी हेल्पफुल होता है. तो फर्स्ट लॉ हम इसमें कहाँ यूज़ कर रहे हैं, इसमें दो करंट आ रहे हैं, I1 इधर से आ रहा है और I2 यहाँ से आ रहा है. ये आके एक जंक्शन बना. ठीक है, I1 यहाँ से आया, I2 यहाँ से आया, ये जंक्शन बना. इसके बाद ये दोनों मिलकर कहाँ जाएंगे, आगे. तो ये कौन से करंट हुए, I1 एंड I2 आर इनकमिंग करंट. और जब ये आगे जाएंगे जो कि I होगा, और इस I का मीनिंग क्या होगा, I1 प्लस I2. ओके, बोथ शुड बी एडेड हेयर बिकॉज द इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द आउटगोइंग करंट. तो इनकमिंग कितना है, I1 एंड I2, और यही करंट इस R3 में फ्लो होने वाला है. तो इस पर्टिकुलर के लिए हम क्या बनाएं, इक्वेशन फॉर्म करें. कैसे करेंगे, अगर हम इसको ऐसे नोटिस करते हैं, A B C D E एंड F, तो इस तरीके का कोई भी सर्किट किसी भी तरीके के हो सकते हैं. सॉल्व करने के लिए हमें क्या फॉर्म करना पड़ेगा, इन दोनों पॉइंट्स को मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको कैसे अप्लाई होते हैं. ये यहाँ देखते हैं. फॉर सर्किट A B F E A, ये पूरे सर्किट की बात हो रही है, A B F E A. और इसमें हम दो क्लोज सर्किट, दो क्लोज लूप कंसीडर कर सकते हैं. लाइक दिस इज फर्स्ट, ये इतना A B C D A, ए से चले A पे वापस आ गया, मतलब क्लोज लूप हो गया. ऐसे ये दूसरा D C F E D, तो ये दूसरा लूप हो गया. और अगर हम इसको अवॉइड कर दें मिडिल लाइन को, तो A B F E A, ये थर्ड लूप हो गया. चूँकि इनडायरेक्टली जैसे कि आप देख सकते हैं कि हाउ मैनी बॉक्सेस इन दिस, तो 3 बॉक्स हैं, 1 2 एंड ये पूरा. तो ऐसे ये 3 क्लोज लूप भी हैं यहाँ पे. तो अगर हम इनको इक्वेशंस बना के अप्लाई करना चाहें तो देखते हैं. फॉर A B C D A, फर्स्ट वाले लूप के लिए अगर हम यूज़ करें A B C D A, तो इक्वेशंस हमारी कैसे बनेंगी देखते हैं. R1 ये है, और इसमें कौन सा करंट है, इस सेल का करंट है, दैट इज I1, और हम इधर मूव कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज. ऐसे इसमें भी हम ऐसे ही मूव करेंगे. कोई भी एक डायरेक्शन हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें किधर मूव करना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. तो हम इधर मूव करेंगे. तो हम मूव कर रहे हैं किधर, अलॉन्ग टू द डायरेक्शन ऑफ करंट. ओके, और नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल. तो हमें क्या लिखना ही होगी इक्वेशन में, I1 R1 इधर आ रहे हैं तो ये पॉजिटिव लेना है. अब जब हम यहाँ से ऐसे वापस जाएंगे इस लूप में, तो I2 तो इधर आ रहा है, हम उधर जा रहे हैं, तो मीन्स I2 के डायरेक्शन के हम अगेंस्ट जा रहे हैं. तो मीन्स I2 इज टेकन, दिस प्रोडक्ट इज टेकन नेगेटिव, I2 R2. और तो करंट दोनों इन्वॉल्व हो गए. अब बचा के EMF को जो हम यूटिलाइज करेंगे, तो EMF फिर इधर से इधर आ रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव कर रहे हैं. मीन्स E1 इज टेकन पॉजिटिव
E1, और अब जब वापस जाएंगे तो E2 के अगेंस्ट जाएंगे, मतलब पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो नाउ दिस इज टेकन निगेटिव। एक इक्वेशन तो हमने बना ली फर्स्ट में लूप की ये। नाउ फॉर नेक्स्ट की बात अगर हम करें इस वाले की, डी सी एफ ई, सो डी सी एफ ई एंड डी वापस डी से स्टार्ट हुए और डी पे ही आ गए। फिर से हम उसी मैनर में मूव कर रहे हैं एंटी क्लॉक वाइज। तो यहाँ जब ट्रेवल करेंगे तो इस वाले रेजिस्टेंस में करंट कितना है, R2 में I2, तो दिस शुड बी I2 R2। अब यहाँ आ गए हम R3 की तरफ जाएंगे तो R3 में करंट कौन सा जा रहा है, दोनों का सम I, तो इस और I के ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो I R3 इक्वल्स टू अब EMF, तो इस वाले लूप में सेकंड वाले लूप में एक ही EMF है E2, और हम आए कैसे हैं, ऐसे नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, इट शुड बी टेकन पॉजिटिव, दिस इज E2 कंसिडर एज द इक्वेशन सेकंड। अब नाउ फॉर द थर्ड क्लोज लूप, थर्ड मैंने कौन सा बताया, ये ABFEA, मीन्स मिडल वाली लाइन को मिस कर दें तो ये होगा फॉर AVFEA, ठीक है। अब हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं, ये क्लोज लूप ले रहे हैं AVFE। तो यहाँ कैसे फॉर्म करेंगे, पहले जब हम यहाँ से चलते हैं फिर एंटी क्लॉक वाइज I1 R1, अब सीधे हम यहाँ आ गए। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, अब ये वाली लाइन मिसिंग है तो ये EMF काउंट नहीं होगा, ठीक है, बट करंट काउंट होगा क्योंकि सर्किट तो वही है, यहाँ जंक्शन रूल अप्लाई हो चुका है। तो अब हम इसके डायरेक्ट बात कहाँ आ गए, यहाँ आ गए, और यहाँ करंट कौन सा आ रहा है, I, तो प्लस और I के ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, I R3 इक्वल्स टू इस वाले लूप में सिर्फ एक ही EMF है, वो है E1, और हम आए भी निगेटिव से पॉजिटिव ही हैं तो इसको भी हम पॉजिटिव लिखेंगे E1, एंड दिस कैन बी कंसिडर एज द थर्ड इक्वेशन। तो नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर सर्किट वी हैव द थ्री इक्वेशंस, दिस वन फॉर लूप ABCDA, this one for loop DCFED, and this one for loop ABFEA। थ्री इक्वेशंस हमने फॉर्म कर ली हैं। अब इसमें से जो भी हमें फाइंड आउट करना है क्वेश्चंस में, आपको ये E1 E2 R1 R2 I1 I2 इनमें से कुछ भी गिवन हो सकता है और कुछ भी अनगिवन हो सकता है जो आपको फाइंड आउट करना होगा। तो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट इन ईच ब्रांच और द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन ईच ब्रांच बाई फॉलोइंग दीज इक्वेशंस। तो इसको अप्लाई करने के लिए हमें इस तरीके की इक्वेशंस बनानी होती हैं, और मैं इसको आप बेहतर अंडरस्टैंड कर पाएंगे उसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन भी सॉल्व करा देता हूँ क्लास में। लेकिन पहले यू कैन नोट डाउन दिस होल एक्सप्लेनेशन बाई पॉजिंग द स्क्रीन, बाई प्लेइंग द वीडियो अगेन एंड अगेन, सो यू कैन नोट डाउन दिस, ओके। नाउ अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इस लॉ से रिलेटेड, तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। आई हैव ए क्वेश्चन हियर, सो फिर से हम डायग्राम बनाते हैं। ऑलमोस्ट सेम सर्किट ही बना लेते हैं, ओके। ये सर्किट मैंने बना लिया, बट अब हम यहाँ कुछ नेम दे देंगे, इनको कुछ वैल्यूज दे देंगे, लाइक इसको 24 वोल्ट और इसको 27 वोल्ट बोल दिया मैंने। और अगर हम और भी वैल्यूज लिखना चाहें, सो दिस इज 2 ओम, दिस इज 6 ओम एंड दिस इज 4 ओम, ये वैल्यूज हमने दे दी है। अब हमें क्या करना है, फाइंड आउट द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द गिवन सर्किट, और इस सर्किट को फिर से नेम दे देता हूँ ABCDEF। तो आवर क्वेश्चन इज, क्वेश्चन 1, फाइंड आउट the value of current in each branch of given circuit, okay, this is the question।
अब हमें क्या देखना है, सर्किट तो हमें गिवन है, सबसे पहले हमें डायरेक्शन डिसाइड करना है, साइन कन्वेंशन। तो आई का डायरेक्शन हम क्या लेंगे, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, मीन्स इसमें से चलने वाला करंट दूसरे सेल से चलने वाला करंट इस डायरेक्शन में, ऑलमोस्ट लास्ट की तरह ही है जो मैंने एक्सप्लेन किया है। अब हम सपोज कर लेते हैं ये करंट है I1 और ये करंट है I2, जिसको हमें फाइंड करना है। रेजिस्टेंसेस आर गिवन, EMF आर गिवन, और फर्स्ट वाले सेल को E1 सपोज करते हुए 24 वोल्ट और E2 27 वोल्ट, 27 वोल्ट, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। R1 R2 R3 ले लेते हैं, लाइक इसको हम R1 सपोज कर लें, इसको R2 सपोज कर लें और इसको R3। तो हमारे पास में R1 है फर्स्ट ब्रांच में 2 ओम, R2 है 6 ओम एंड R3 है 4 ओम, ठीक है, ओके। तो I1 I2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, यही किरचॉफ लॉ का एप्लीकेशन भी है, इस तरीके से न्यूमेरिकली ये यूज़ होंगे और आपको यूज़ करना है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है। तो सबसे पहले अप्लाइंग किरचॉफ सेकेंड लॉ ऑन, किस पे अप्लाई करेंगे, लूप कौन सा, ABCDA, इस वाले लूप पे अप्लाई करते हैं, ABCDA पे। तो ABCDA पे हम क्या करते हैं, एक डायरेक्शन चूज कर लेते हैं, तो क्लॉकवाइज मूव करेंगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो हमने बताया आपको एंटी क्लॉकवाइज सबसे ईजीएस्ट है, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है एंटी क्लॉकवाइज, तो हम इसी डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे, इसमें हम ऐसे घूमेंगे, ऐसे। तो सबसे पहले हमने करंट सपोज किया है 2 ओम वाली आर्म में कितना, I1, तो करंट के ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ये पॉजिटिव लिखना होगा, मीन्स 2, R1 की वैल्यू कितनी है 2 और I1 है अननोन। अब ऐसे तो हम आ गए, R1 की वैल्यू 2 इंटू करंट इज I, अब इसके अगेंस्ट जा रहे हैं, I2 के अगेंस्ट जा रहे हैं, मतलब इसको हमें नेगेटिव लेना होगा, और वैल्यू कितनी, R2 कितना है 6 ओम, दैट इज 6 I2 इज इक्वल्स टू, अब बारी आएगी EMF की, EMF नोट डाउन करेंगे तो हम ऐसे ही तो आए हैं, मैंने क्या बोला, EMF इज टेकन पॉजिटिव व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल। तो जब हम इधर से इधर मूव कर रहे हैं तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, तो इस EMF को मैं कैसा लेना होगा, पॉजिटिव, दैट इज 24, और जब हम ऐसे वापस जाएंगे तो I2 के अगेंस्ट जा रहे हैं और EMF में सेल में पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, मतलब EMF इज टेकन नेगेटिव, सो E2 इज 27 विच इज नेगेटिव। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो वैल्यू होगी 2I1 माइनस 6I2 इक्वल्स टू 24 माइनस 27, दैट इज -3। अगर इसको मैनेज करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, 6I2 माइनस 2I1, उसको उधर शिफ्ट किया है और इसको इधर, इक्वल्स टू 3, कंसिडर एज द इक्वेशन फर्स्ट, ओके। सो नेक्स्ट, अब हम दूसरा लूप यूज़ करेंगे, ये फर्स्ट क्लोज लूप हो गया, ठीक है, और दूसरा क्लोज लूप हम इसको सपोज कर लेते हैं, और इसमें भी हम एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवल करेंगे, ओके। तो अब नाउ फॉर लूप, कौन से लूप, DCFED, कौन सा, DCFED, जहाँ से चले वहीं वापस आ गए, तो इट शुड बी अ क्लोज लूप, तो क्लोज लूप के यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते थे फॉर अ क्लोज लूप DCFED, सेम हेयर, क्लोज लूप ABCDA। अब फिर से क्वेश्चन बनाते हैं, अब देखते हैं इस वाले में, यहाँ करंट है I2 और रेजिस्टेंस है R2, दैट इज 6 ओम, ये 6 ओम गिवन है, तो मीन्स ये क्या होगा, 6I2, ओके, ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं, मीन्स करंट के डायरेक्शन में। अब हम यहाँ आ गए, और जब हम यहाँ आए हैं तो ये जंक्शन रूल अप्लाई हो जाएगा, फर्स्ट लॉ किरचॉफ, I1 करंट यहाँ से आ रहा है, I2 यहाँ से आ रहा है, और कहाँ पे आ गया, इस जंक्शन C पे आ गया, और इसके बाद ये आगे की तरफ चला जाएगा, तो इनकमिंग करंट कितना हो गया, I1 और I2, तो इसका मतलब यहाँ जो करंट वो आएगा वो इन दोनों का सम होगा, I1 प्लस I2, ये डायरेक्टली इसको हम I भी लिख सकते हैं, और उस I की वैल्यू I1 प्लस I2 होगी। तो हम यहाँ पे देखते हैं, इसी को हम लिख लेते हैं I, और ये I एक्चुअली कितना है, दिस इक्वल्स टू I1 प्लस I2, तो 6I2, अब I तो इसी डायरेक्शन में है और 4 ओम में जा रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4I इक्वल्स टू
अब EMF इस लूप में कौन सा लगा है, ये 27, और हम इधर ही आ रहे हैं, मतलब इसको पॉजिटिव लेंगे। दिस इज 27। इसको अगर हम सॉल्व करें तो फिक्स I2 प्लस 4, I को रिप्लेस करें I1 प्लस I2 इक्वल्स टू 27। इनको भी सॉल्व करते हैं तो फिक्स I2 ये है, जब इसको ओपन करेंगे तो 4I2 ये होगा। दिस इज 10I2 प्लस 4I1 इक्वल्स टू 27, और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। और हम थर्ड भी बना सकते हैं इसको क्लोज लूप कंसिडर करके, ABFEA, ठीक है, इसको लीव करके। बट हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि दो ही करंट है I1 I2 और दोनों इक्वेशन I1 I2 में ऑलरेडी बन गई हैं, तो इन दो को सॉल्व करके हम I1 I2 फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दो ही इक्वेशन से हमारा काम चल जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। किसी किसी क्वेश्चन में हमें तीनों इक्वेशन भी कंसिडर करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब इनको सॉल्व करना है, ठीक है। बाई सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2। कैसे सॉल्व करेंगे, वी कैन से यहाँ पर 2I1 है, या 4I1 है, या 6I2 है, या 10I2 है। इन इक्वेशन को मैनेज करना पड़ेगा। तो हम क्या करें, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ इक्वेशन में क्या हो जाएगा, 12I2 माइनस 4I1 इक्वल्स टू 6, और यहाँ 4I1 ऑलरेडी है, लेकिन यहाँ 4 कितना हो जाएगा, नेगेटिव, और यहाँ है पॉजिटिव। तो मीन्स इसको कैंसिल करने के लिए हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें। तो वी कैन राइट हेयर इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड में ऐड कर देते हैं। तो रिजल्ट देखिए क्या मिल जाएगा। यहाँ पर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इट इज़ 12I2 माइनस 4I1 इक्वल्स टू 6। अब इसको इसमें ऐड करना है, सेकेंड इक्वेशन को। दिस इज 10I2 प्लस 4I1 इक्वल्स टू 27, ओके। अब इनको ऐड कर दिया है हमने, तो वी कैन सी हियर दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। एक टर्म शुड बी कैंसल। यहाँ कितना बचा, 12I2 प्लस 10I2 दैट इज 22I2 इज इक्वल्स टू 27 प्लस 6 इज 33। सो I2 इज इक्वल्स टू 33 डिवाइडेड बाई 22। इट कैन बी कैंसल बाई द 11 3 जा 33, 2 जा 22, दिस इज 3.2। सो द वैल्यू ऑफ I2 इज 1.5 एम्पियर। तो I2 की वैल्यू हमें पता चल गई, ठीक है। नाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 बाय यूजिंग दिस वैल्यू। तो वी कैन यूज एनी वन इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि I1 I2 इसमें भी है और इसमें भी है। इनमें से कोई भी एक इक्वेशन यूज कर लेंगे, I2 की वैल्यू पुट कर दें तो I1 की वैल्यू आ जाएगी। कैसे, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट का यूज कर लेते हैं फर्स्ट से। तो नाउ है फिक्स द वैल्यू ऑफ I2 इज दिस 1.5 पुट करें या 3/2 पुट कर दें। 3/2 माइनस 2I1 इक्वल्स टू 3, ओके। फॉर दिस 2 3 जा, दिस इज 9 माइनस 2I1 इक्वल्स टू 3। फॉर 2I1 इक्वल्स टू 9 माइनस 3 इज 6, I1 इक्वल्स टू 3 एम्पियर। दिस इज द करंट I1। तो हमें I1 भी पता चल गया और I2 भी पता चल गया। अगर हम करंट इसमें शो करना चाहें, जैसे क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया होता, फाइंड आउट द करंट इन रेजिस्टेंस 2 ओम, इन रेजिस्टेंस 6 ओम एंड इन रेजिस्टेंस 4 ओम। यू कैन सी हियर 2 ओम में I1 है जो हम फाइंड कर चुके हैं, 6 ओम में I2 है वो भी हम फाइंड कर चुके हैं। बट अगर 4 ओम में भी बताना हो तो 4 ओम में कितना आ रहा है, I1 और I2 का समेशन यहाँ आ गया है I, तो मतलब हमें I भी फाइंड कर लेना चाहिए। तो हम अगर यहाँ पे लिखते हैं करंट इन 4 ओम रेजिस्टेंस कितना है, I है, और जो किसके इक्वल है, सम ऑफ I1 एंड I2। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। I1 को हमने फाइंड किया है 1.5 और I2 को 3। सो दिस इज 4.5 एम्पियर। So we have the all three currents. Current in 2 ohm resistance is I1, that is 1.5 ampere. Current in 6 ohm resistance, that is I2 is 1.5 ampere, I1 is 3 ampere, and the current in 4 ohm is 4.5 ampere. So we have the values
I1 is 3 एम्पियर, ठीक है, I2 is 1.5 एम्पियर एंड I is 4.5 एम्पियर। इन 2 ओम ये वाला करंट है, इन 6 ओम और दिस इज इन 4 ओम। तो ऑल 3 करंट्स हमने फाइंड कर लिए हैं, मतलब 2 ओम में 3 एम्पियर, 6 ओम में 1.5 एम्पियर और 4 ओम में 4.5 एम्पियर। So I hope you understand better now which type of questions are in Kirchhoff's law। और इसके और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं आपके सिलेबस में, आपके पॉइंट में प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी हैं। आगे की क्लासेस में हम वो भी डिस्कस करेंगे, लाइक द व्हीट स्टोन ब्रिज एंड द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ लॉ इज मीटर ब्रिज, हम उसको भी डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लासेस में। तो आई होप आज की क्लास में आपने किरचॉफ सेकंड लॉ प्रॉपरली अंडरस्टैंड किया होगा। नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास with a new topic related to the Kirchhoff's law. Till then, enjoy and goodbye.